तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज हम जिन स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ भविष्य को लेकर बड़े बड़े दाव लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आज के खतरों से बचने के लिए लोग सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं। ये एक तरह से रिस्क और सेफ्टी के बीच की एक खींचतान है। बिल्कुल। आज की चर्चा इसी खींचतान के इर्द गिर्द घूमेगी। हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ रिलायंस जियो देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाकर एक बहुत बड़ा रिस्क लेने की तैयारी में है, और वहीं दूसरी तरफ आम निवेशक सोने में पैसा लगा रहा है। सही। फिर हम देखेंगे कि कैसे सरकार वैश्विक राजनीति के जोखिम को मैनेज करने के लिए वेनेजुएला से तेल खरीदने जैसा एक नया दांव खेल सकती है। और आखिर में एक ऐसा मुद्दा जो सीधे तौर पर हमारी सेहत के रिस्क से जुड़ा है, एयर प्यूरिफायर पर लगने वाला टैक्स। जी, कमाल है। तो ये सिर्फ 4 अलग अलग खबरें नहीं हैं, बल्कि ये रिस्क लेने और रिस्क से बचने की एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे बड़े दाव से ही शुरू करते हैं, जियो का आईपीओ। खबरें हैं कि ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। हाँ, हुंडई के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए करीब $4 बिलियन जुटाने की बात हो रही है। हाँ, और ये $4 बिलियन कंपनी का सिर्फ 2.5% हिस्सा बेचकर जुटाने की योजना है। सिर्फ 2.5%? जी, इससे आप कंपनी के साइज का अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे जेफरीज इसका वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन $180 बिलियन मान रहे हैं। 180 बिलियन? जी, लेकिन कुछ बैंकरों का मानना है कि ये 200 से $240 बिलियन तक भी जा सकता है। इतना ज्यादा? आखिर 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और अब तो ये एआई जैसे नए क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। अगर कंपनी इतनी बड़ी और मजबूत है और बाजार में इतना उत्साह है, तो वो सिर्फ 2.5% हिस्सा ही क्यों बेच रही है? ये तो बहुत कम लगता है। आमतौर पर कंपनियां 5% या उससे ज्यादा हिस्सा बेचती है ना? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। अच्छा। दरअसल रिलायंस वित्त मंत्रालय से एक नियम में बदलाव का इंतजार कर रही है। मौजूदा नियम बड़ी कंपनियों को आईपीओ में कम से कम 5% हिस्सेदारी बेचने को कहता है। लेकिन प्रस्ताव इसे घटाकर 2.5% करने का है। एक स्रोत ने कहा है, और ये बहुत अहम है, कि कम हिस्सेदारी बेचने से कीमत पर ज्यादा तनाव बनता है। कीमत पर ज्यादा तनाव, इसका आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? क्या ये अच्छी बात है या बुरी? देखिए, ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, अगर बाजार में किसी चीज की सप्लाई कम हो और खरीदार ज्यादा, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, यहाँ भी वही खेल है। कम शेयर बाजार में उतारने से डिमांड सप्लाई का गणित बदल जाता है। अच्छा। हर शेयर के लिए खरीदारों की लाइन लंबी होती है, जिससे लिस्टिंग के दिन ही शेयर की कीमत तेजी से बढ़ने की उम्मीद होती है। इसे ही प्राइसिंग टेंशन कहते हैं। समझ गया। तो ये कंपनी के लिए फायदेमंद, कंपनी के लिए और शुरुआती निवेशकों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन क्या मॉर्गन स्टैनली और कोटक जैसे बड़े बैंकों का जुड़ना इस बात की गारंटी है कि आईपीओ सफल ही होगा? नहीं, गारंटी तो कभी नहीं होती। हमने पहले भी बड़े नामों के बावजूद आईपीओस को लड़खड़ाते देखा है। क्या इसमें एक तरह का हाइप बनाने का रिस्क नहीं है, जो बाद में छोटे निवेशकों को नुकसान पहुंचाए? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। बड़े बैंकों का जुड़ना प्रोसेस को एक विश्वसनीयता देता है, लेकिन ये सफलता की गारंटी कभी नहीं होता। आईपीओ में हमेशा रिस्क होता है। और ये जो 2.5% वाली रणनीति है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या ये छोटी हिस्सेदारी कंपनी के असली मूल्य को दर्शाती है या सिर्फ एक शुरुआती हाइप बनाने का तरीका है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब लिस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। साथ ही ये भी उम्मीद है कि जिन विदेशी निवेशकों ने पहले जियो में पैसा लगाया था, वो इस मौके का फायदा उठाकर अपना कुछ हिस्सा बेचकर मुनाफा कमाएंगे। अच्छा, तो वो भी अपने शेयर बेचेंगे? जी, जिससे बाजार में और शेयर आएंगे। तो एक तरफ जियो के साथ बड़े खिलाड़ी भविष्य पर इतना बड़ा दांव लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि आम निवेशक कहां जा रहा है। बिल्कुल। और आंकड़े बताते हैं कि वो ठीक उल्टी दिशा में भाग रहा है, सेफ्टी की तरफ, यानी सोने की तरफ। हाँ। दिसंबर 2025 में भारतीय गोल्ड ईटीएफ में $1.25 बिलियन का रिकॉर्ड निवेश आया है। सिर्फ दिसंबर ही नहीं, पूरा 2025 साल ही सोने के नाम रहा। भारतीय गोल्ड ईटीएफ में पूरे साल में $4.68 बिलियन का निवेश हुआ। पूरे साल में? जी, अगर इसकी तुलना पिछले सालों से करें तो ये उछाल हैरान करने वाला है। कितना फर्क है? 2024 में ये आंकड़ा $1.29 बिलियन था और 2022 में तो सिर्फ $33 मिलियन। अरे वाह! तो आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों में
लोगों का रुझान कितनी तेजी से सोने की तरफ बढ़ा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो ठीक है कि भारत में सोना हमेशा से पसंदीदा रहा है, लेकिन ईटीएफ में इतना पैसा अचानक क्यों आने लगा? इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली तो वैश्विक है। ओके। जैसा कि स्रोत बताते हैं, दुनिया भर में ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब भू राजनीतिक तनाव और बाजार की अस्थिरता बढ़ रही है। जब शेयर बाजार जैसी रिस्की जगहों पर भरोसा कम होता है तो निवेशक सोने को एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह मानते हैं। सही बात है। 2025 में सोने ने 1979 के बाद से अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन दिया है। और दूसरी वजह जो शायद भारत के लिए ज्यादा अहम है। दूसरी वजह है निवेश के तरीके में आया बदलाव। अच्छा। भारत में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं, एक सांस्कृतिक एसेट भी है, एक पारंपरिक भरोसा है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो ये भरोसा और मजबूत हो जाता है। हाँ, ये तो है। पहले लोग गहने या सिक्के खरीदते थे जिसमें मेकिंग चार्ज और सुरक्षा की चिंता होती थी। अब गोल्ड ईटीएफ्स आ गए हैं। अच्छा, ये ईटीएफ वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? बहुत लोग सुनते हैं पर शायद ठीक से जानते नहीं। जरूर। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का सीधा मतलब है कि आप सोने को किसी कंपनी के शेयर की तरह खरीद बेच सकते हैं। अपने डीमैट अकाउंट से? जी, अपने डीमैट अकाउंट से एक क्लिक पर। आपको सोना घर पर रखने की चिंता नहीं करनी, चोरी का डर नहीं और नहीं कोई मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। मतलब ये बहुत आसान हो गया है। ये सोने में निवेश करने का एक डिजिटल, आसान और सस्ता तरीका है। इसी आसानी की वजह से अब छोटे निवेशक भी जो पहले सिर्फ 10 ग्राम सोना खरीदने की सोचते थे, अब 1000 रुपए भी सोने में लगा पा रहे हैं। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा बिहेवियरल शिफ्ट है। दिलचस्प है। तो ये जो सोने में रिकॉर्ड तोड़ निवेश है वो वैश्विक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव की वजह से है? जी, काफी हद तक। और इसी तनाव का एक दूसरा पहलू भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी असर डाल रहा है। बात करते हैं वेनेजुएला की, जी। जहां से भारत फिर से तेल खरीदने की सोच रहा है। हाँ, और ये भारत के एनर्जी रिस्क मैनेजमेंट का एक बड़ा उदाहरण है। खबर ये है कि अगर वेनेजुएला के ऊपर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटते हैं, जो काफी समय से लगे हुए हैं। जी, अगर वो हटते हैं तो भारत वहां से रोजाना 1 लाख से 1.5 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद सकता है। तो ये भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहला फायदा है डाइवर्सिफिकेशन यानी ऊर्जा स्रोतों में विविधता। मतलब एक ही जगह पर निर्भर ना रहना। बिल्कुल। अभी हम रूसी तेल पर काफी निर्भर हैं, लेकिन उस पर अमेरिकी जांच और 500% तक के भारी टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। ओह। ऐसे में वेनेजुएला एक राजनीतिक रूप से ज्यादा स्वीकार्य विकल्प बन सकता है। दूसरा, जब आपके पास खरीदने के लिए ज्यादा विकल्प होते हैं तो आप बेहतर मोलभाव कर सकते हैं। सही बात है। इससे मध्य पूर्व के सप्लायर्स पर हमारी निर्भरता और उनके साथ हमारी सौदेबाजी की ताकत दोनों पर असर पड़ेगा। और मैंने पढ़ा है कि वेनेजुएला का तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए कुछ खास है। इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल। वेनेजुएला का तेल भारी और सस्ता होता है, जिसे हेवी क्रूड कहते हैं। हेवी क्रूड। अब हर रिफाइनरी इसे आसानी से प्रोसेस नहीं कर सकती, लेकिन रिलायंस की जामनगर और नायरा एनर्जी की वार्डनर जैसी रिफाइनरियां कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी हैं। अच्छा, इन्हें स्मार्ट रिफाइनरी कह सकते हैं? हाँ, एक तरह से। ये सस्ते, भारी और घटिया क्वालिटी के कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल जैसे महंगे और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में बदल सकती हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद होगा। इसीलिए वेनेजुएला का तेल इन कंपनियों के लिए सोने की खान जैसा है, क्योंकि उनकी लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। सस्ता तेल, बेहतर मुनाफा और रूस पर निर्भरता भी कम। लेकिन वेनेजुएला कोई बहुत स्थिर देश तो है नहीं। वहां की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए क्या भारत एक नया रिस्क नहीं ले रहा? बहुत अहम सवाल है। इसमें कोई शक नहीं कि वेनेजुएला के साथ व्यापार करने में राजनीतिक रिस्क बहुत ज्यादा है। वहां की सरकार कभी भी बदल सकती है, नीतियां पलट सकती हैं, लेकिन यहाँ सरकार नफा नुकसान तौल रही है। एक रिस्क के बदले दूसरा रिस्क। बिल्कुल। एक तरफ रूसी तेल पर प्रतिबंध का रिस्क है, दूसरी तरफ वेनेजुएला की अस्थिरता का। साथ ही इसका एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो क्या है? भारत का अपना निवेश। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जैसी हमारी सरकारी कंपनियों ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जो सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से फंसा हुआ है। अच्छा, तो हमारा अपना पैसा भी वहां फंसा है? जी। अगर वहां हालात सुधरते हैं तो न केवल हमें सस्ता तेल मिलेगा, बल्कि हम अपने पुराने निवेश और बकाया राशि की वसूली भी कर पाएंगे।
तो ये एक बड़ा लेकिन सोचा समझा जुआ है। तो हमने फाइनेंशियल मार्केट के रिस्क की बात की, जियोपॉलिटिक्स के रिस्क की बात की। अब एक ऐसे रिस्क पर आते हैं जो हमारे घरों के अंदर है, हमारी सेहत से जुड़ा है, प्रदूषण का रिस्क। हाँ और इससे जुड़ा है एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी का मामला। जी, ये मामला दिखाता है कि कैसे एक नीतिगत फैसला आम लोगों की सेहत और जेब दोनों पर असर डालता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी कि एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी घटाया जाए, जो अभी 18% है। हाँ, इस पर केंद्र सरकार ने कहा है कि वो अकेली ये फैसला नहीं ले सकती। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ और हर सर्दियों में ये बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ डॉक्टर कहते हैं कि हवा जहरीली है, घर में प्यूरिफायर लगाओ। बिल्कुल। दूसरी तरफ जब आप खरीदे जाते हैं तो 18% जीएसटी देखकर लगता है कि सरकार इसे एक लग्जरी आइटम मानती है, जबकि कई लोगों के लिए ये जरूरत बन चुका है। आपकी बात बिल्कुल सही है और यही दुविधा इस केस के केंद्र में है। सरकार का तर्क भारत की संघीय कर प्रणाली यानी फेडरल टैक्स स्ट्रक्चर पर आधारित है। ओके। उन्होंने अदालत को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी की दरें तय करने का अधिकार सिर्फ जीएसटी काउंसिल के पास है, जिसमें सारे राज्य भी शामिल हैं। जी। और इस काउंसिल में केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ये सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां कोई भी फैसला सबकी सहमति से होता है। लेकिन ये तो थोड़ी अजीब बात हुई। मतलब अगर दिल्ली में प्रदूषण एक हेल्थ इमरजेंसी बन गया है तो क्या पूरे देश की टैक्स व्यवस्था एक जरूरी कदम उठाने के रास्ते में आड़े आएगी? क्या सिस्टम में इतना लचीलापन नहीं होना चाहिए? यही इस बहस का सबसे जटिल पहलू है। सरकारी स्रोतों का कहना है कि जीएसटी दर में कोई भी बदलाव पूरे देश में एक समान रूप से लागू होता है। मतलब किसी एक शहर के लिए नहीं बदल सकते? नहीं, इसे किसी एक शहर या क्षेत्र के लिए नहीं बदला जा सकता। अगर दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए एयर प्यूरिफायर पर टैक्स कम किया गया तो वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह कम हो जाएगा। अच्छा। और क्योंकि एयर प्यूरिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो इस कटौती का असर पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात जैसे कई राज्यों के राजस्व पर भी पड़ेगा, जहां शायद इसकी उतनी जरूरत ना हो। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली या एनसीआर के लोगों को फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है? तत्काल तो मुश्किल लगता है। इस मामले पर अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है, जो शायद आम बजट के बाद होगी। अच्छा, बजट के बाद? जी, लेकिन वहां भी फैसला हो ही जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हर राज्य अपने राजस्व के नुकसान को लेकर चिंतित होगा। ये मामला दिखाता है कि कैसे एक अच्छी मंशा वाली नीति जैसे एक देश एक टैक्स कभी-कभी स्थानीय और आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने में धीमी और जटिल साबित हो सकती है। तो आज की हमारी पूरी बातचीत रिस्क और सेफ्टी के मैनेजमेंट के इर्द गिर्द ही घूमती रही। बिल्कुल। जियो का आईपीओ बाजार में एक बड़ा रिस्क ले रहा है, वहीं निवेशक सोने में सेफ्टी ढूंढ रहे हैं। हाँ। सरकार वेनेजुएला से तेल खरीदकर एनर्जी सेक्टर के रिस्क को कम करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं जीएसटी की जटिलताएं एयर प्यूरिफायर के जरिए हेल्थ रिस्क को कम करने में एक बाधा बन रही हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा से एक बात साफ है, अर्थव्यवस्था हो या विदेश नीति, हर कदम एक नपा-तुला जोखिम होता है। हर फैसले के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। और इसी से जुड़ा एक सवाल आज हमारे श्रोताओं के लिए सोचने लायक है। हाँ, जरूर। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि हमने देखा कि वैश्विक घटनाएं तेल की कीमतों से लेकर सोने के निवेश तक सब कुछ प्रभावित कर सकती हैं, और भारत इनसे निपटने के लिए वेनेजुएला जैसे साहसिक कदम उठाने को तैयार है। जी। लेकिन जब बात घरेलू नीतियों की आती है जैसे जीएसटी, तो हमारा सिस्टम काफी कठोर और धीमा नजर आता है। सही। तो सवाल यह है कि क्या भारत अपनी घरेलू नीतियों को, खासकर जब वो स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसी जरूरी चीजों से जुड़ी हों, वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने जितनी ही फुर्ती और लचीलेपन के साथ नहीं ढाल सकता? बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारी नीतियां सिर्फ बाजार की मांगों के लिए ही नहीं, बल्कि आम नागरिक की तात्कालिक जरूरतों के प्रति भी ज्यादा संवेदनशील और तेज हो सकती हैं?